हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि बेस फाउंडेशन है। पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ सारी जितनी भी हम यहाँ डील करते हैं वो सब की सब इन्हीं आज वाला टॉपिक पे बेस्ड रहेंगी। और टॉपिक जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं 3 चीज़ों पे यहाँ डिस्कशन करना चाहता हूँ, जिसमें एक सबसे पहला टॉपिक है टोटल न्यूक्लियर चार्ज, फिर है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और फिर है शील्डिंग या स्क्रीनिंग। वैसे हम लोग सेकंड चैप्टर के अंदर इन चीज़ों को पढ़ के आए हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप क्या होता है ये जेड इफ़ेक्टिव, जेड टोटल एंड सिग्मा। ये मान लीजिए आपके पास कोई न्यूक्लियस है जिसके पास बहुत सारी शेल्स हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी सिर्फ 3 को देखता हूँ मैं। तो ये जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है डेफिनेटली वो प्रोटॉन्स की वजह से ही होता है, तो वो टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है। जैसे मान लो इसके अंदर मुझे पता है प्रोटॉन्स का नंबर, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, 1.6 10⁻⁻19 कूलम ये पॉजिटिव चार्ज रहता है एक प्रोटॉन पे, जिसको मैं 1 यूनिट चार्ज बोलता हूँ, 1 यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने यूनिट चार्ज हो जाएगा, वो टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है। ये चेक करना किसी भी एलिमेंट के लिए बहुत ही आसान होता है। पीरियोडिक टेबल में हम सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं, उसका जेड वैल्यू देखते हैं, जो उसका जेड वैल्यू होगा उतना ही उसके अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको मैं बोलता हूँ टोटल न्यूक्लियर चार्ज। एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि मीन्स इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे वो कितना लग पा रहा है या इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे वो कितना लग पा रहा है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्या वो पूरा का पूरा नहीं लग पाता? शायद इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा नहीं लग पाता होगा। अगर मान लो स्पीसीज के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली जो इसके ऊपर चार्ज होता है वो पूरा का पूरा इस इलेक्ट्रॉन पे लगता है। यानी कि जो इफेक्टिव यहाँ पे लगने वाला चार्ज होता है और जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। लेकिन अगर सपोज स्पीसीज के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो उस टाइम पे इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला चार्ज वही टोटल चार्ज नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पूरी सिस्टम के अंदर, और इसके अंदर कुछ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कर लो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करें आप 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेट मी कॉल हीलियम का एटम है। तो इस पे लगने वाला चार्ज वो 2 यूनिट नहीं होता, वो 1.7 यूनिट होता है। या इसके ऊपर भी लगने वाला चार्ज वो 1.7 यूनिट होता है। इसी 1.7 यूनिट को मैं हीलियम के केस में बोलता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। और एक है हमारे पास सिग्मा, सिग्मा शील्डिंग, स्क्रीनिंग, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। ये क्या है? टोटल न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो डिफरेंस आप देख रहे हैं वो शील्डिंग है, सिग्मा है। मींस मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं कि इस पे जो 0.3 यूनिट चार्ज कम लगा है उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल उसका ये नेबरर इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उसको दूर करने की कोशिश कर रहा था, रिपेल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से इसके द्वारा इसके ऊपर लगाया गया चार्ज कुछ हद तक कम हो गया। जो कम हुआ 0.3 यूनिट वो सिग्मा था, वो शील्डिंग थी, वो प्रोटेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बाय दिस फ्रॉम दिस न्यूक्लियर चार्ज है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के चार्ज से प्रोटेक्ट कर रहा है, या उल्टा भी मैं बोल सकता हूं, दोनों रादर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये उनका शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है। मैं मैथमेटिकली कह सकता हूं कि अगर Z टोटल वो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है तो Z इफेक्टिव किसी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चार्ज होगा, प्लस सिग्मा शील्डिंग जो उस नेबरर इलेक्ट्रॉन ने उसको प्रोवाइड किया वो होगा। जेड टोटल कैलकुलेट करने में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन्स का नंबर पता कीजिए, बट जेड इफेक्टिव पता करना एक बड़ा इशू है।
कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे, अगर ये तो चलो मैं 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, सपोज करें यहाँ पे कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, तो फिर हर एक इलेक्ट्रॉन पे अगर मुझे चेक करना हो कि कितना सिग्मा कितना जेड इफेक्टिव लग पा रहा है, तो डेफिनेटली वो सब पे कुछ अलग अलग सिग्मा होता है, अलग अलग जेड इफेक्टिव होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन फेस करेगा, मीन्स सिग्मा भी उसका डिफरेंट रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन को कुछ अलग सिग्मा मिलना है, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ अलग सिग्मा मिलना है, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ अलग सिग्मा मिलना है। सिमिलरली इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग जेड इफेक्टिव मिल सकता है, और जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट एग्जैक्टली कर पाना तो शायद इम्पॉसिबल सा ही है, बट हमारे पास जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ गिवन विद अस अंडर द हेडिंग ऑफ स्लेटर्स रूल। तो ये स्लेटर ने कुछ रूल डिसाइड किए हैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के, जिससे हम रादर वो सिग्मा कैलकुलेशन समझाता है हमें, और फिर हम जेड टोटल से उसको माइनस करके जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जेड इफेक्टिव एक्चुअली जेड टोटल माइनस सिग्मा होता है। तो स्लेटर रूल हमें बताएगा कि सिग्मा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि क्लास 11-12 के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमें उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हम जेड इफेक्टिव का आइडिया ले सकते हैं। एक पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो कैसे बदलेगा जेड इफेक्टिव, या डाउनवर्ड जाएंगे तो कैसे बदलेगा जेड इफेक्टिव, ये बातें हमारे लिए जानना कुछ हद तक ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को स्लेटर्स रूल में सबसे पहले यही सिखाऊंगा कि किस तरह से सिग्मा कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उसके साथ किस तरह से हम जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेड टोटल एंड सिग्मा। स्लेटर्स रूल को समझें आप वन बाय वन। पहला पॉइंट वो बोलता है कि फ्रॉम द ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स इन फॉर्म द ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स का एक ग्रुप बनाएं इन सच ए वे, कुछ इस तरह से कि ऑर्बिटल्स विद सेम एन इन सीक्वेंस होनी चाहिए, लाइक कुछ इस तरह से। सी है 1s, ये n का वैल्यू 1 है, 2s 2p, ये एक ग्रुप बना लें, 3s 3p, ये एक ग्रुप बना लें, 3d एक अलग ग्रुप है, ऐसे ग्रुप बनाने हैं। फिर 4s 4p का एक ग्रुप बना लें, 4d का और 4f का एक ग्रुप बना लें। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है 4d का अलग ग्रुप बनाओ, 4f का अलग, आप वो भी कर सकते हैं, बट कुछ खास इशू नहीं है, 4d 4f को एक साथ भी रखा जा सकता है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 5s 5p का एक ग्रुप, 5d 5f का एक ग्रुप, 6s 6p का एक ग्रुप, 6d 6f का एक ग्रुप। इस तरह से सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कंफ्यूज्ड नहीं होना कि सर 3p के बाद तो 4s आना था, 4s के बाद 3d आना था। वो उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि आप ग्रुप्स बनाओ ऑर्बिटल्स के कुछ इस तरह से कि सेम n एक साथ आएँ और सीक्वेंस में ऐसे n चेंज होता जाए। ऑर्बिटल्स विद सेम n इन सीक्वेंस, तो ये सेम n वाले ऑर्बिटल सीक्वेंस में है, ये सेम ऑर्बिटल वाले सीक्वेंस में है। इसको अफबाउ बोर्सबरी रूल से कुछ लेना देना नहीं है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा वो कहता है फिल इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन आपको वैसे ही भरने हैं, पहले 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 6 यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 6 यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 10 यहाँ, 10, फिर यहाँ, और इस तरह से आगे। वो उसमें कोई चेंज नहीं करना, इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग वैसे ही करना है। ऑर्बिटल्स के कुछ इस तरह से ग्रुप बना लेने हैं। तो ये दूसरा रूल बिल्कुल आसान था। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस जनरेट करने के लिए रब कर देता हूँ और कुछ ऑर्बिटल्स आगे लिख देता हूँ। लाइक ये एक ग्रुप बना लेता हूँ 5s 5p, 5d 5f, दोनों को अलग अलग भी काउंट कर लो, चाहे एक ग्रुप में, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होने वाला। 6s 6p, ये एक ग्रुप, बस यहीं पे छोड़ देता हूँ मैं। आगे भी जा सकते हैं हम, आगे 6d 6f का एक ग्रुप, फिर 7s 7p 7d का एक ग्रुप। बस इतना बहुत है हमारे लिए समझने के लिए। तीसरा रूल देखें, चूज इलेक्ट्रॉन हुज सिग्मा इज टू बी कैलकुलेटेड। आपको किस ऑर्बिटल का सिग्मा कैलकुलेट करना है, आप उसको चूज कर लें। सपोज आपको 3s के इलेक्ट्रॉन का सिग्मा चेक करना है, या 1s के इलेक्ट्रॉन का सिग्मा चेक करना है, या 2s के इलेक्ट्रॉन का सिग्मा चेक करना है, या इधर किसी का भी सिग्मा अगर आपको चेक करना है, तो आप पहले उसको चूज कर लें। ये तो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे कहा जा रहा है कि 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम का सिग्मा बताओ, तो मैं सोडियम के वो 11 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। ये 11th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है,
इस पर्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखें। सिग्मा ऑफ आउटर ग्रुप यानी कि जो राइट हैंड साइड पे हैं, मतलब इस तरफ वाले जो आपको मेंबर्स दिख रहे हैं, ग्रुप्स दिख रहे हैं, ऑर्बिटल्स दिख रही हैं, उनमें अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा भी हो तो उनका इस इलेक्ट्रॉन के सिग्मा में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये सोडियम के केस में तो बाई चांस मैं 11th इलेक्ट्रॉन पे चला गया। सपोज करो मैं सोडियम में ये बोलूँ आपको कि यहाँ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैलकुलेट करो या यहाँ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैलकुलेट करो, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे उनका सिग्मा में कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ इस तरफ वाले इलेक्ट्रॉन्स का ही सिग्मा में रोल होगा। सिग्मा ऑफ आउटर ग्रुप, ये जो बाहर वाले ग्रुप है राइट हैंड साइड पे, वो कंट्रीब्यूशन 0 है। विद इन ग्रुप यानी कि इसी ग्रुप के अंदर वो कंट्रीब्यूशन 0.35 है और 1s के केस में 0.30 है। और इनर ग्रुप्स जो हैं, अंदर वाले ग्रुप, खासकर n-1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले, उनका कंट्रीब्यूशन 0.85 है। और उससे अंदर वाले यानी कि n-2 या और भी अंदर जितने भी होंगे उन सब का कंट्रीब्यूशन 1 है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं हम किस तरह से इसको स्टडी करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, मैं इस रूल को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ये जितने भी रूल मैंने अभी आपको बताए हैं, ये अगर आपका इलेक्ट्रॉन जिसको आपने यहाँ सेलेक्ट किया है वो s या p ऑर्बिटल में है तभी है। अगर वो d या f का है तो फिर थोड़ा सा चेंज करना होगा मुझे, फिर इसका भी कंट्रीब्यूशन 1 होगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन 1 होगा, 0.85 नहीं होगा। तो अभी स्टार्टिंग पे मैं सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को चूज़ कर रहा हूँ जो s या p ऑर्बिटल में हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर d का या f का इलेक्ट्रॉन है तो फिर यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन होना है, ये 0.85 नहीं रहेगा, ये फिर 1 रहेगा। चलिए, तो मैं सबसे पहला आपको सिखाता हूँ कि सोडियम के 3s इलेक्ट्रॉन, एक ही है 3s1, उसके लिए सिग्मा क्या होगा। तो मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसका सिग्मा देखना चाहता हूँ। विद इन ग्रुप तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, देखो इस पूरे ग्रुप में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैंने बोला था कि सिग्मा ऑफ विद इन ग्रुप इज़ 0.35, तो 0.35 जैसा तो कोई सीन ही नहीं आना यहाँ पे। इस ग्रुप में कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p6 2s2, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और उन 8 इलेक्ट्रॉन्स का जिनका n-1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उनका कंट्रीब्यूशन होगा 0.85। सो 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये इन 8 इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा होगा। और उससे अंदर वालों का वो तो कंप्लीट 1 होगा, आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इनर n-2 वालों का क्या होगा, 1 होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 2 × 1, ये आपके पास टोटल सिग्मा होगा। 2 तो हो गया ये, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 6.8 होगा। तो 6.8 + 2 यानी कि 8.8, वो आपका सिग्मा होगा। सोडियम के लिए जेड टोटल हमें पता है 11 होता है, सिग्मा हमने कैलकुलेट कर लिया वो 8.8 होता है। और अगर मैं जेड इफेक्टिव यहाँ से सॉल्व करूँ तो ये 2.2 वो जेड इफेक्टिव होगा इस 3s के इलेक्ट्रॉन का। चलिए एक और देखते हैं, एक काम करते हैं, इस 10th इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैलकुलेट करते हैं कि इस 10th इलेक्ट्रॉन का सिग्मा क्या होगा। मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा देता हूँ और 10th इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैंने ये इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट किया है। इसी ग्रुप में विद इन ग्रुप जो सिग्मा प्रोवाइड करेंगे वो 0.35 प्रोवाइड करेंगे। सभी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए, टोटल 8 थे, बट 8th तो मैंने कंसिडर किया हुआ है 10th, तो उसके नेबरर 7 हो जाएंगे, 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 0.35 × 7, ये मेरे पास इस जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा 2p में एंटर करने वाला 8th इलेक्ट्रॉन, आई शुड से इन सेकंड शेल, उसके ऊपर सिग्मा विद इन ग्रुप 7 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे होंगे, प्लस अंदर वाले 2 × 0.85, ये आपका टोटल
सिग्मा का वैल्यू होगा फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। तो 11 जेड टोटल तो सेम है, 11 माइनस दिस सिग्मा कर देंगे तो वो जेड इफेक्टिव होगा जो इसके ऊपर लग रहा होगा। अगर सपोज मैं यहां प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा निकालना चाहूं 1s पे, तो बाहर वाले तो कोई कंट्रीब्यूट करेंगे ही नहीं। ये तो हम लोग ऑलरेडी रूल में पढ़ चुके हैं कि राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप आ रहे हैं उनका सिग्मा में 0 कंट्रीब्यूशन है, तो इधर वालों ने तो किसी ने सिग्मा में कंट्रीब्यूट करना ही नहीं है। इसको सिग्मा सिर्फ यहीं प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन देगा, और वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? सिर्फ 0.30 कंट्रीब्यूट करेगा। अदरवाइज विद इन ग्रुप 0.35 कंट्रीब्यूट करते हैं, बट सिर्फ 1s के अंदर हमें ध्यान रखना है कि वो 0.30 कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सिग्मा होगा इस 1s के इलेक्ट्रॉन्स पे जो एप्लीकेबल होगा। 11 टोटल न्यूक्लियर चार्ज था, 0.30 इसके ऊपर सिग्मा लग रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी 10.70 यूनिट। ये इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चार्ज होगा। और इस तरह से आप किसी भी 3s या 3p के चार्ज को, इफेक्टिव चार्ज को या सिग्मा को कैलकुलेट करना चाहें तो आप इन रूल्स से आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन देखें, आपसे बोला गया है कि कैलकुलेट सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव फॉर, यहाँ मैंने ये 7 पार्ट्स लिखे हैं। 1 बाय 1 आई विल ट्राई कि किस तरह से सिग्मा बता देता हूँ, जेड इफेक्टिव तो इमीडिएटली निकल जाएगा, जेड टोटल सबका पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम, हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 में इलेक्ट्रॉन यहाँ आना है। सिग्मा का वैल्यू 1s में सिर्फ 0.30 होता है। आप देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना सिग्मा लग रहा है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक ही इलेक्ट्रॉन का सिग्मा लग रहा होगा। 2 टोटली थे, तो दोनों में एक दूसरे को सिग्मा देना था, शील्डिंग करना था, रिपल्शन करना था, तो एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा 0.3 होगा। तो जेड टोटल 2 है, 0.3 उसके ऊपर सिग्मा लग रहा है, तो जेड इफेक्टिव आपका होगा 1.7 यूनिट। सेकंड देखें, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन p के अंदर एंटर कर रहा है। ये यहाँ पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आप सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। इसी ग्रुप में जिसके अंदर ये 2p आया है, वहाँ पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। विद इन ग्रुप 0.35 कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन में, उससे अंदर वाली ऑर्बिटल्स का 0.85 रहता है, और अंदर वाली ऑर्बिटल में, ग्रुप में अंदर वाली n वैल्यू में, ये आउटर n वैल्यू थी, ये अंदर वाली n वैल्यू है, इसमें 0.85 × 2, इसको आप सम अप करेंगे तो ये आपके पास टोटल सिग्मा होगा यहाँ पे, जो आप यहाँ इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। मैं छोड़ देता हूँ, फिर ये सिग्मा निकल आएगा, 7 से माइनस कर देंगे तो वो जेड इफेक्टिव निकल आएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कह रहा है, तो नाइट्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो यहीं जाने वाला है, इसी पर्टिकुलर शेल में, और राइट हैंड साइड पे जो ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करना ही नहीं है, तो सिर्फ यही एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, वही 0.3 कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। 7 टोटल न्यूक्लियर चार्ज था, तो 6.7 यूनिट जेड इफेक्टिव होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन पे, यानी कि जो 1s के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन डाला है उस पे। 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, 1s2 2s2, ये लीजिए यहीं चेंज कर देता हूँ, 2p5, ये फ्लोरीन का है। इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे आप देखना चाह रहे हैं, इसी ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन्स और पड़े हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा देंगे, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन कितना सिग्मा देंगे? 0.35 सिग्मा देंगे, प्लस अंदर वाला वो 0.85 देगा, 0.85 × 2 सम अप कर दीजिए, तो वो आपके पास टोटल सिग्मा होगा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का फेस करेगा। जेड टोटल आपको पता है 9 होता है, तो 9 में इस वैल्यू को माइनस करेंगे, वो आपके पास जेड इफेक्टिव होगा फ्लोरीन का। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रॉन ऑफ 5s इन स्ट्रांशियम। तो स्ट्रांशियम का कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, ये है आपका। इसके ऊपर आप देखना चाह रहे हैं कि 5s में इलेक्ट्रॉन्स को कितना सिग्मा मिलेगा। सी वेरी केयरफुली, विद इन ग्रुप 0.35 देता है 5s, 1s में 0.30 देता है, बाकी सभी में 2s 3s 4s 5s में सब में 0.35 देगा विद इन ग्रुप, तो 0.35 × 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे।
दो हैं, बट दूसरे पे तो आप देख रहे हैं ना कि कितना सिग्मा लग रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन और है वहाँ पे जो उसको सिग्मा दे रहा होगा, ठीक है। प्लस उससे अंदर वाले ग्रुप्स पे चले जाएं, और उससे अंदर ये तो खाली पड़ा था फोर्थ, यहाँ पे आप देखें ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 × 0.85 ये आपके पास सिग्मा हो जाएगा। तो ये यहाँ तक का किस्सा क्लियर हो गया। अब पीछे वाले सारे 1 कंट्रीब्यूट करेंगे, ईच इलेक्ट्रॉन विल कंट्रीब्यूट 1, n-2 आ गया आपका। तो 10 + 8 18 + 8 26 + 2 28 28 इलेक्ट्रॉन जो n-2 या n-3 या किसी और में भी हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे, n-1 वाले ये कंट्रीब्यूट करेंगे, और nth शेल वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था वो ये कंट्रीब्यूट करेगा। टोटल अगर मैं सम कर दूं इसका, तो वो मेरे पास स्ट्रांशियम पे उस 5s पे लगने वाला सिग्मा होगा। जेड टोटल माइनस सिग्मा आपको जेड इफेक्टिव बता देगा। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s इन, ये नियोडियम है 60 एटॉमिक नंबर का, तो 1s के इलेक्ट्रॉन को पूछ रहा है, तो बस ठीक है, राइट साइड वाले तो करेंगे नहीं, वही एक इलेक्ट्रॉन और पड़ा होगा जो उसको सिग्मा प्रोवाइड कर रहा होगा 0.30, तो 0.30 उसका सिग्मा हो जाएगा। जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो 60 उसने बता रखा है, 0.30 यानी कि 59.7 वो आपका यहाँ जेड इफेक्टिव होगा। या नेक्स्ट देखें आप, इलेक्ट्रॉन ऑफ 3p ऑर्बिटल इन क्लोरीन, तो क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में वो यहाँ ये 3p5 है, ये सब खाली होंगे, इनको भूल जाओ, हो भी सही तो जेड इफेक्टिव में सिग्मा में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना था। तो विद इन ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन है जो सिग्मा देंगे, 6 × 0.35 प्लस इनर शेल वाले कितने हैं 8, वो कितना देंगे 8 × 0.85 प्लस n-2 और उससे अंदर वाले वो सिर्फ 2 हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो टोटल सिग्मा होगा जो क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि 3p का इलेक्ट्रॉन फेस कर रहा होगा। टोटल जेड इफेक्टिव आपको अगर निकालना है, जेड टोटल का वैल्यू पता है, क्लोरीन में 17 होता है, इस सारे सिग्मा को आप माइनस कर दीजिए तो आप जेड इफेक्टिव बता पाएंगे। फिर देखें एक बार, 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो मैं Fe के इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करूं यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये कॉन्फ़िगरेशन है। आपको बोला 3d के इलेक्ट्रॉन पे क्या सिग्मा लगेगा, इस पे देखना आपको कि क्या सिग्मा लगेगा, ठीक है। बाहर राइट साइड पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका कंट्रीब्यूशन तो भूल जाओ, राइट हैंड साइड पे जितने भी आते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं है हमें कुछ नहीं देखना, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ रहेगा ही नहीं। सिर्फ उस पर्टिकुलर ग्रुप में देखो, हाँ उस ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0.35 हर एक कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस अंदर वाले सब एक कंट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ 0.85 का कोई चक्कर ही नहीं है, सब एक कंट्रीब्यूट करेंगे। डी के इलेक्ट्रॉन को या एफ के इलेक्ट्रॉन को जब आप देख रहे हो तो इनर शेल वाले 1 कंट्रीब्यूट ही करते हैं, वो 0.85 के चक्कर में नहीं पड़ते। 6 × 2 8 + 8 16 + 2 18, सो 18 × 1 ये आपका सिग्मा होगा 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe के लिए। जेड टोटल पता ही है 26 होता है, तो सिग्मा माइनस करके जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेंगे कि 3d पे कितना जेड इफेक्टिव लगता है। चलिए 4s पे देखते हैं। अब की बार फोकस पे ये है, ध्यान रखना ये s का इलेक्ट्रॉन है, तो s का इलेक्ट्रॉन है तो अपने ग्रुप में उसको एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन मिलेगा। सी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो अपने शेल में उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन मिलेगा। अब जो इमीडिएट n-1 है 14 इलेक्ट्रॉन्स, उनसे उसको 0.85 का मिलेगा। अब की बार तो s का ऑर्बिटल, s का इलेक्ट्रॉन है आपकी नज़र में, तो n-1 से 0.85 कंट्रीब्यूशन आना है, प्लस अंदर वाले अब जितने बच गए उनसे एक कंप्लीट कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ये आपका टोटल सिग्मा होगा 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe के लिए। नेक्स्ट देखें 3d ऑफ जिंक। चलिए एक बार फिर यहाँ जिंक की कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ, बस यही करना है मुझे और तो कुछ नहीं करना। 3d ऑफ जिंक, इसको देखना चाहता हूँ, इस पे कितना सिग्मा लग रहा होगा। इसी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 9 विद इन ग्रुप, ये एक ग्रुप था, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 9, प्लस
ये सब एक कंट्रीब्यूट करेंगे। अब 0.85 का चक्कर ही नहीं है, 8 + 8 16 + 2 18, ये आपका सिग्मा होगा 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। 4s पे देखते हैं 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक क्या होगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन 0.35 × 1 प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स 18 × 0.85, ये देख सकते हैं। ये n का वैल्यू n-1 देखना था हमें, 3 है। फिर उससे अंदर वाले 10, उनका सबका एक कंट्रीब्यूशन। इस तरह से मैं टोटल कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। ये मुझे जिंक के ऊपर लगने वाला टोटल सिग्मा दिखाई देगा। और आखिरी पॉइंट देखें, 1s ऑफ जिंक। यहाँ तो 1s में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दे रहा होगा, और वो कितना दे रहा होगा 0.30। वो तो बार बार अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, 30 - 0.30 यानी कि 29.7, वो आपके पास जेड इफेक्टिव होगा जो 1s के इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा। अगर मैं आपको यहाँ कोई एक एटम दिखा रहा हूँ जहाँ डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगी, यहाँ 1s मिलेगी, यहाँ 2s मिलेगी, यहाँ 2p मिलेगी, यहाँ 3s मिलेगा, यहाँ 4s मिलेगा, तो मैं नॉर्मली आप लोगों को पढ़ाता था सेकंड चैप्टर में 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, यहाँ पे 2s की उससे ज़्यादा होगी, 3s की उससे ज़्यादा होगी, 4s की उससे ज़्यादा होगी, ऐसे कुछ सीक्वेंस बताता था। n+l देख के आप एनर्जी का डिसीजन लेते थे। लेकिन अगर अलग अलग एटम्स की 1s 2s 3s देखूं तो वो सीक्वेंस एज इट इज़ ओबेड होगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। लाइक अगर आप हाइड्रोजन की 1s देखें, लिथियम की 1s देखें, सोडियम की 1s देखें, पोटेशियम की 1s देखें, तो उस टाइम पे आपका जो एनर्जी सीक्वेंस होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। पोटाशियम की 1s की एनर्जी सबसे कम होगी और हाइड्रोजन के 1s की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि पोटाशियम में जो जिंक का न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, 18.7, इतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव यहाँ काम कर रहा होगा। न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली इस 1s को अपनी तरफ खींचे हुए होगा, बहुत नज़दीक लिए हुए होगा, इसकी एनर्जी सबसे कम मिलेगी और इसकी एनर्जी वहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगी। ये अलग अलग एटम्स के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अलग अलग एटम्स में जब हमें एनर्जी देखनी होती है तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो n+l अप्लाई करते थे हम सेकंड चैप्टर के अंदर। वो एक ही पर्टिकुलर एटम की अलग अलग ऑर्बिटल्स हम देखते थे और उनकी एनर्जी को कंपेयर करते थे, जो वहाँ पे सही था। बट अलग अलग एटम्स की ऑर्बिटल में एनर्जी देखते हुए हम उस n+l को एज इट इज़ नहीं रख सकते। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका 1s और इसका 1s सेम एनर्जी का होगा क्योंकि n+l तो दोनों का सेम है, ऐसा हम कतई नहीं बोल सकते। तो ये जो स्लेटर्स रूल हमें जेड इफेक्टिव का इन्फॉर्मेशन दे रहा था, एज सच हमें जितना मैंने यहाँ पे आज आपको बता दिया कैलकुलेशंस करना, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें। एज सच ऐसा सवाल रेयर है कि कोई आपसे बोलेगा बोर्ड में या आपके एग्ज़ाम में या किसी भी आपके लेवल के क्वेश्चन पे कि आप उसका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करके बताएं। वो एज सच हमारे सिलेबस में नहीं है। बस हमें जस्ट आइडिया लेना था कि हर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चार्ज न्यूक्लियस का जो रहता है वो कुछ अलग हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जीज़ में वेरिएशन आता रहता है। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहूँ तो बस मेरी इतनी ही रिक्वायरमेंट है कि पीरियोडिक टेबल में मैं इधर जाऊँ, मीन्स लेफ़्ट टू राइट जाऊँ, तो जेड इफेक्टिव पे क्या असर पड़ता है, और अगर मैं डाउनवर्ड जाऊँ तो जेड इफेक्टिव पे क्या असर पड़ता है। ये एक पॉइंट है जो हमें थोड़ा सा आइडिया रखना मैंडेटरी होगा। अगर हम जेड इफेक्टिव लेफ़्ट टू राइट जाते हुए देखें, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आप कैलकुलेट करके देखिए वैसे ही, तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि इधर जाते हुए जेड टोटल का तो पता ही था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, मतलब जेड टोटल बढ़ता है। जेड इफेक्टिव भी कंटिन्यूसली बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ जाके कैलकुलेट करें तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि जेड इफेक्टिव का लगातार कंट्रीब्यूशन लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है। जैसे आप लिथियम पे देखें, ये हमारा 1s2 2s1 था, तो इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो 3 - 0.60, क्योंकि 3 - 0.85,
इस इलेक्ट्रॉन का मुझे देखना था, तो इसके इनर वाला 0.85 कंट्रीब्यूट करेगा, तो 0.85 इंटू 2 ये मेरा लिथियम पे लगने वाला जेड इफेक्टिव होगा। ऐसे ही मैं आगे बेरिलियम का कैलकुलेट करूं, बोरोन का करूं, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट टाइम पास या कंफर्मेशन के लिए इसको करके देख सकते हैं। आप पाएंगे कि इधर जाते हुए जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ता जा रहा है। बट अगर आप डाउनवर्ड जाएंगे, जब लाइक लिथियम से सोडियम पे, पोटेशियम पे, रुबिडियम पे, सीजियम पे, इस तरह से अगर आप डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेंगे, तो आप लिथियम के केस में जैसे यहाँ देख पा रहे थे 1.70 मैंने कैलकुलेट किया है इसको सॉल्व करने पे। सोडियम पे आप करके देखना 2.2 आएगा, पोटेशियम पे भी 2.2 आएगा, रुबिडियम पे भी 2.2 आएगा और सीजियम पे भी 2.2 टोटल जेड इफेक्टिव आएगा। वो आप कैलकुलेट करके देखिएगा उसी तरीके से जो मैंने बताया, और ना करें तो कोई नीड भी नहीं है। सिर्फ याद रख लें कि नीचे जाते हुए जेड इफेक्टिव लगभग कांस्टेंट रहता है। एक जगह तो बड़ा है बट बाकी सब जगहों पे कांस्टेंट रहता है। अगर मैं ग्रुप 2 में यही चीज़ जाके कैलकुलेट करूं बेरिलियम वाली फैमिली में, तो बेरिलियम का 1.9 आता है, मैग्नीशियम का 2.8 आता है और बस फिर 2.8 ही बना रहता है टिल स्ट्रोंशियम। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो 2.85 के आसपास आएगा। तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं, ये 1.7 से बेरिलियम में 1.9 हो गया है, आगे ये और बढ़ जाएगा 2.1, 2.32, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 1.7 से बढ़ते बढ़ते कुछ 5 पॉइंट समथिंग पर चला जाता होगा, मीन्स इधर बढ़ता है। डाउनवर्ड अगर मैं जाता हूँ तो स्टार्टिंग पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाता है, थोड़ा सा बढ़ता है, जैसे ही फर्स्ट से सेकंड जंप लेता हूँ, देन उसके बाद वो लगातार कांस्टेंट बना रहता है। अगर मैं ग्रुप 13-14 में जाके यही ट्रेंड देखूँ डाउनवर्ड, स्पेशली आई विल फोकस हेयर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो उस टाइम पे आपको ये कांस्टेंट बना दिखाई नहीं देगा। आपको यहाँ थोड़ा सा जेड इफेक्टिव बढ़ता दिखाई देगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देगा, सी केयरफुली। एक्चुअली जो शील्डिंग का फिनोमिना है वो डी की वजह से होता है। ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये कुछ शेल्स हैं, यहाँ मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब मैं बिना डाटा, बिना स्लेटर्स रूल आपसे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। हम लोग स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग हर जगह जेड इफेक्टिव को हमारे सेटिस्फैक्शन पे नहीं पाएंगे। ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितने भी और टेक्निक्स आई जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने की, उनमें सबसे कन्वीनियंट है। 100% हमें ये सारी बातें सही बताता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके साथ भी कुछ लिमिटेशंस एसोसिएटेड हैं। बस ये समझ लो कि जितने आए उनमें सबसे सही था। तो इस इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं देखूं, ये न्यूक्लियस है जो अट्रैक्शन कर रहा होगा इसके साथ, ये बड़ा पावरफुल है, मान लो 50-60 प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर। तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स सब इसको रिपेल कर रहे होंगे, ये खींच रहा होगा लेकिन ये सब उसको धक्का दे रहे होंगे। अब इस ऑर्बिटल पे फोकस कीजिए, मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन एस में भी पड़ा है, कोई पी में भी पड़ा है, कोई डी में भी पड़ा है और कोई एफ में भी पड़ा है, मान लो। तो जो एस का इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, जो शील्ड करेगा, वो सबसे ज़्यादा करेगा और एफ वाला सबसे कम। ये बात मैं आपको सेकंड चैप्टर में भी बता के आया था कि एस का जो स्क्रीनिंग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। पेनेट्रेशन भी एस का सबसे ज़्यादा होता है, अंदर की तरफ खिसकने की जो टेंडेंसी है न्यूक्लियस की तरफ, इस ऑर्बिटल की जगह में खिसकने की जो टेंडेंसी है वो भी एस की ही सबसे ज़्यादा होती है, एफ की सबसे कम होती है। और अगर मैं शील्डिंग ऑफ द चार्ज की बात करूं या रिपल्शन टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, एक ही बात है, बस उसको बोलने के दो अलग तरीके हैं। तो एस के इलेक्ट्रॉन्स ही इसको ज़्यादा शील्ड करते हैं। और पी ब्लॉक में जाके हम देखेंगे कि जैसे ही हम थर्ड पीरियड से नीचे उतरेंगे, स्पेशली फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड के बाद, तो वहाँ न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स में डी के इलेक्ट्रॉन्स फिल होने शुरू हो जाते हैं जिनका शील्डिंग वीकर होता है। और शील्डिंग वीकर मींस सिग्मा कम, और सिग्मा कम मींस जेड इफेक्टिव ज़्यादा। जेड इफेक्टिव पी ब्लॉक में ऐसे ही कांस्टेंट नहीं रहता जैसे आपको मैंने एस ब्लॉक में डाउनवर्ड मूवमेंट पे दिखाया। तो वहीं हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ाते हुए ये बात समझाएंगे कि डाउनवर्ड मूव करते हुए ये डी ऑर्बिटल्स किस तरह से अपने शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव को थोड़ा सा बढ़ाने की
कोशिश करती हैं, जो कि एस ऑर्बिटल एस ब्लॉक में हम लोग नहीं देख पा रहे थे। इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा कुछ अप्लाई करने वाला तो है नहीं, बट हम जहाँ जहाँ भी यूज़ करें तो एटलीस्ट आप ऐसा ना समझें कि ये जेड इफेक्टिव क्या चीज़ थी। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स पे अलग अलग स्टोरीज़ कैसे आ रही हैं। गुड बाय।